हाय गाइस। तो लार्वल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अगर उसके फोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लें तो उसमें आगे हमको काम करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो बेसिकली जब भी आपकी एप्लीकेशन लोड होती है ब्राउज़र से, तो सबसे पहले वो index.php फाइल में हिट करती है, और index.php यहाँ पे आपका मेनली स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ से ही आपके सारे मिडिलवेयर्स, तो सर्विस प्रोवाइडर्स, तो कंट्रोलर, सब कुछ यहीं से लोड होते हैं। आपकी एप्लीकेशन यहाँ मेनली यहीं पे बूटस्ट्रैप होती है, और आपके पब्लिक के ही अंदर आपकी CSS और JS फाइल होती है जो आप लोड कराते हैं ब्राउज़र में। इसके बाद हम बात करते हैं .env फाइल की। .env फाइल में आप सारे अपने डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, मेल कॉन्फ़िगरेशन, इन सबको यहाँ पे आप रखते हैं। और .env फाइल जो होती है गिट इग्नोर होती है। इसका गिट इग्नोर रखने का मेन पर्पस यही होता है कि आपको जब भी कोड पुश करे सर्वर में तो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज ना करना पड़े, डेटाबेस कनेक्शन और इन सबको बार बार चेंज ना करना पड़े। तो गिट इग्नोर होने से सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, आपकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। तो कॉन्फ़िगरेशन तो सारी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ही होती है, लेकिन उनकी वैल्यूज .env फाइल से ली जाती है। तो इससे होता यह है कि आपको बार बार कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की झंझट नहीं रहती है। अब बात करते हैं ऐप फोल्डर की। तो ऐप फोल्डर जो है आपका मेनली एप्लीकेशन का मेन फोल्डर होता है, जहाँ से आपके सारे कंट्रोलर्स, प्रोवाइडर्स, मिडिलवेयर्स, जॉब्स, इवेंट, लिसनर, सब के फोल्डर बने हुए रहते हैं स्ट्रक्चर में। और आप तो ऐप फोल्डर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मिडिलवेयर्स क्या होता है और प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, इवेंट्स, लिसनर क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं HTTP के अंदर कंट्रोलर्स। तो यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर आप अपने सारे कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं, जिसको आप किसी रूट से पॉइंट कर सकते हैं। जैसे यूज़र के लिए यूज़र कंट्रोलर बना दिया और उसमें यूज़र्स रूट से पॉइंट कर दिया उसको। तो आपके एप्लीकेशन के मेन कंट्रोलर जिनको आप लोड कराओगे वो होगा HTTP के अंदर होता है वो। एक्सेप्शन में आपको अगर कुछ एक्सेप्शन से रिलेटेड क्लासेस लिखनी है तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। HTTP के अंदर ये मिडिलवेयर फोल्डर होता है। इसमें आप ऐसे कोई भी पीस ऑफ कोड समझ लीजिए जिसको आपको कॉमनली यूज़ करना है मल्टीपल पेजेस पे या थ्रू आउट द साइट यूज़ करना है। तो उस टाइम पे जब भी आपको इस तरह से कोई लॉजिक आ रहा है, तो फिर आप उस टाइम पे सोच सकते हैं कि उसको मिडिलवेयर बनाना चाहिए उसका, और फिर वो शेयर किया जाए मल्टीपल रूट्स के द्वारा। आपके सारे मिडिलवेयर्स कर्नल से लोड होते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन में कॉमन मिडिलवेयर लिखे हुए हैं जो थ्रू आउट द साइट यूज़ होना है, तो वो यहाँ पे आता है, कॉमन मिडिलवेयर के सेक्शन में आते हैं। उसके बाद अगर आपको सिर्फ वेब रूट्स पे कुछ मिडिलवेयर अप्लाई करने हैं तो यहाँ पे आते हैं। मतलब पूरे के पूरे वेब रूट्स में अप्लाई होने वाले मिडिलवेयर को आप इसके अंदर लिख सकते हैं, चाहे वो फिर लार्वल के खुद के मिडिलवेयर्स हो या फिर आपको खुद से एक एप्लीकेशन के अंदर एक मिडिलवेयर बनाना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका API मिडिलवेयर्स, और उसके बाद है आपका रूट लेवल के मिडिलवेयर्स। और रूट लेवल के मिडिलवेयर मतलब मल्टीपल रूट्स में आपको एक कॉमन मिडिलवेयर लगाना है। जैसे ऑथ मिडिलवेयर यूज होता है लॉग्ड इन यूजर के लिए, तो जो यूजर सिर्फ लॉग्ड इन होने के बाद जिन पेजेस को एक्सेस कर सके, तो वहाँ उन पेजेस पे ऑथ मिडिलवेयर आप लगा दीजिए। तो जो यूजर लॉग्ड इन नहीं है, मतलब गेस्ट यूजर है, तो उसके उसके लिए आप गेस्ट मिडिलवेयर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स को आप ऐसे समझिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को, या लार्वल की खुद की कई सारी सर्विसेज बनाई हुई है जिसको लार्वल यूज़ करता है। और अगर आपको किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से किसी सर्विस को यूज़ करना है, जैसे आप कोर PHP में करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। और आपकी खुद की कोई लाइब्रेरी बनाई है जो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, तो उन प्रोवाइडर्स को आप सिंपली इस टर्म में समझिए, किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करना। आपको अगर कोई भी लाइब्रेरी बनानी है तो आप उसको प्रोवाइडर के थ्रू रजिस्टर करने का सोचिए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर जाऊँ, app.php के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पर देखिए आप, ये लार्वल के सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, कैशे, फाइल सिस्टम, तो ये सारे लार्वल के इनर सर्विस प्रोवाइडर है। उसके साथ साथ जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो भी लार्वल आपको ये 5 सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका ऐप सर्विस प्रोवाइडर, ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, इवेंट सर्विस प्रोवाइडर, रूट सर्विस प्रोवाइडर और ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर भी है जो भी कमेंट है। इसके बाद अगर आप किसी थर्ड पार्टी पैकेज का सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस ऐप फोल्डर के अंदर और भी बहुत सारे फोल्डर क्रिएट होते हैं, लेकिन वो फोल्डर हम कमांड लाइन से क्रिएट करेंगे। जैसे जॉब्स का फोल्डर हो गया, या फिर आपका इवेंट का फोल्डर हो गया, तो इस तरह से पॉलिसीज के फोल्डर हो गया। तो वो सारे फोल्डर
इनिशियली जब आप फ्रेमवर्क इंस्टॉल करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब जब आप उनको यूज़ कर रहे हैं तब तब वो फ़ोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं लारावेल का आर्टिसन कमांड लाइन यूज़ करके। तो इसके बाद आता है बूटस्ट्रैप। यहाँ से आपका एप्लीकेशन मेनली ऐप डॉट पीएचपी फाइल, ये बूटस्ट्रैप होती है जो मैंने आपको दिखाया था ऐप इंडेक्स के अंदर। यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा था बूटस्ट्रैप ऐप डॉट पीएचपी फाइल है, तो ये मेनली आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्टर होती है। इसके बाद हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जैसे एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन ऐप के अंदर आती है। ऐप का नाम हो गया, ऐप में टाइम जोन कौन सा है, तो ऐप का यूआरएल कौन सा है, ऐप में सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर करना, तो वो सब के सब एप्लीकेशन के अंदर आता है। ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारे कॉन्फ़िगरेशन, ऑथ का मॉडल कौन सा है, तो ऑथ में मॉडल कौन सा यूटिलाइज करना है, ड्राइवर कौन सा यूटिलाइज करना है, इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो ऑथ के अंदर आती है। सिमिलरली अगर हम देखें डेटाबेस का, तो डेटाबेस में आपको कौन सा एसक्यूएलाइट यूज़ करना है या माई एसक्यूएल यूज़ करना है, उन सब की कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे की होती है। लेकिन इन सब कॉन्फ़िग को हम env फाइल से यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे फंक्शन env यूज़ किया गया है डेटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल का, वो ये यहाँ से उनकी वैल्यू यहाँ से उठाई जाती है। तो इस तरह से आपको जब अगर कोई नया कॉन्फ़िग फाइल भी क्रिएट करना है तो आप इसके अंदर जाके क्रिएट कर सकते हैं टेस्ट पेज, और इसके बाद यहाँ से आप अपना रिटर्न रिटर्न कर सकते हैं अरे। फिर यहाँ से आप अपनी अरे ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस को रिटर्न कर सकते हैं, और उसको एक्सेस कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर वीडियोस में। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन के बाद मेन अब बात आती है डेटाबेस की। डेटाबेस के अंदर तीन चीज़ें होती है, फैक्ट्रीज, माइग्रेशन, सीड्स। फैक्ट्री का काम ये होता है कि अगर आपको डेटाबेस में फेक रिकॉर्ड जनरेट करने हैं, आपके पेजिनेशन की फंक्शनलिटी चेक करने के लिए, या आपका इनफाइनाइट स्क्रॉल चेक करने के लिए, या फिर आपके डेटाबेस में लोड चेक करने के लिए, तो इस तरह से कोई भी काम जब आपको फेक डेटा चाहिए तो फैक्ट्री आपको बहुत काम आएगा। माइग्रेशन आप इस तरह से समझिए कि आपके यूजुअली हम लोग पीएचपी में क्या करते हैं, मैनुअली डेटाबेस क्रिएट करने के बाद मैनुअली टेबल्स भी उसके अंदर क्रिएट करते हैं। लेकिन टेबल को क्रिएट करने के लिए भी कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे क्रिएट टेबल का ये कमांड है ना, और उसको कॉलम भी क्रिएट करने के लिए कोड लिख रहे हैं, टेबल को ड्रॉप करने के लिए भी कोड लिख रहे हैं। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं डेटाबेस में जाकर वहाँ पे टेबल क्रिएट कर लें, इसके लिए भी हमको कोड करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो इसके पीछे मैं आपको मेनली दो ही रीज़न समझाता हूँ अभी। पहला रीज़न तो यह है कि मान लो आपको कोई डेवलपर काम कर रहे हैं और उस डेवलपर ने कोई कॉलम ऐड कर दिया है, और आपको एप्लीकेशन में उस कॉलम को ऐड करने की वजह से एप्लीकेशन आपकी ब्रेक हो गई है, क्योंकि उस डेवलपर ने आपको बताया नहीं, या फिर उसने बताया भी आपको मेल में लेकिन आप मेल नहीं चेक कर पाए। तो इस तरह की इनकन्सिस्टेंसी को अवॉइड करने के लिए अगर आप सिर्फ इस तरह से कर सके कि आप क्लास क्रिएट कर दें और उस क्लास में आपने कॉलम ऐड कर दिया, और उस डेवलपर को पता है जब भी उसको कोड को पुल करना है पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट करेगा तो उसके उसके भी डेटाबेस में कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो इससे ये इनकन्सिस्टेंसी को हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट यह है वर्जन कंट्रोलिंग। आपका एप्लीकेशन एक का वर्जन 1 चल रहा है, आपने एप्लीकेशन का वर्जन 2 क्रिएट किया, लेकिन वर्जन 2 में आपको कुछ बग आ गया, अब आपको रिवर्ट बैक करना है वर्जन 1 में। तो एप्लीकेशन को तो वर्जन 1 में रिवर्ट बैक कर सकते हो, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन गिट आपने गिट का यूज़ किया है तो आप रिवर्ट बैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप माइग्रेशन का यूज़ नहीं किया है आपने, तो आपका डेटाबेस में जो फालतू की टेबल सब पड़ी हुई है, क्योंकि आप वर्जन 2 से वर्जन 1 में रिवर्ट कर चुके हो, लेकिन वो टेबल तो आपने डिलीट नहीं की, या तो आप जाके मैनुअली डिलीट करेंगे, और आप सारे के सारे डेवलपर्स को वो चीज़ मैनुअली डिलीट करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए माइग्रेशंस होते हैं। तीसरी चीज़ है हम यहाँ पे सीड्स। किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप किसी क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसको कुछ तो डेटा दोगे इनिशियली। इनिशियली एक लॉगिन प्रोवाइड कर दोगे, और रोल्स एंड परमिशन प्रोवाइड कर दोगे। तो जब किसी भी न्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, न्यू एप्लीकेशन आप इसके कई अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो न्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के टाइम में डेटाबेस में आप चाहते हो कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा डालने के लिए, तो आप डीबी सीड का यूज़ कर सकते हैं।
तो डेटाबेस के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं पब्लिक के बारे में, तो हम बात कर ही चुके हैं। रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। और रिसोर्सेज में आपका फ्रेमवर्क के सारे व्यूज और लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो, और हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में लैंग्वेज के लिए आपको, जैसे आपका नेविगेशन बार में लैंग्वेज में जो कंटेंट लिखा है उसको लैंग्वेज स्विचेबल बनाना है, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑथ का है इंग्लिश में, पेजिनेशन का है, पासवर्ड का है, वैलिडेशन का है, इस तरह से आप हिंदी का भी दे सकते हैं। और फिर इसके बाद सैस जो है, ये आपका CSS का प्री प्रोसेसर होता है। इसके थ्रू आप मतलब वेरिएबल, मिक्सिंग, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इनका यूज़ करके हम लोग फाइनली एक app.css फाइल जनरेट करते हैं, जिसको हम पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर डाल देते हैं। फिर JS के अंदर आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के सारे कोड लिखते हैं, और ये जो है यहाँ पे बूटस्ट्रैप में आपको लार्वल इनिशियली लोडैश प्रोवाइड करता है, एक्सियोस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और भी यहाँ पे है, इनको आप अनकमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद अपना सारा आप जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे लिखने के बाद उनको npm run watch या npm run production के कमांड के थ्रू आप उनको कंपाइल कर सकते हैं, और कंपाइल करके पब्लिक के अंदर JS फोल्डर के अंदर बना सकते हैं, और यहाँ पे CSS फोल्डर के अंदर CSS आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब वो कैसे होगा, यहाँ पे webpack.mix के अंदर यहाँ से resources js app.js से ये जनरेट होगी फाइल पब्लिक और JS के अंदर app.js। सिमिलरली सैस से आपका कंपाइल होने के बाद फाइल जनरेट होगी पब्लिक के अंदर CSS app.css के अंदर। उसके बाद में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे जनरेट करते हैं और रीज़न क्या है इसे जनरेट करने का। इसके बाद हम बात करते हैं आपका रिसोर्सेज के अंदर ही, सॉरी, अभी व्यूज़ का। तो जब आप अपने कंट्रोलर से या फिर अपने रूट से आप व्यू को लोड करा सकते हैं। व्यू जो है वो यूज होता है welcome.blade.php। तो ब्लेड जो है यहाँ पे लार्वल का टेम्पलेटिंग इंजन होता है। आप यहाँ पे welcome.php भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप welcome.php लिखेंगे तो आप लार्वल के टेम्पलेटिंग इंजन का यूज नहीं कर पाएंगे। अब ये व्यू कैसे लोड होता है, तो ये व्यू अगर मैं आपको रूट में जाके वेब के अंदर जाके दिखा दूँ, जैसे आपका होम पेज लोड होता है तो यहाँ पे आपको इनिशियली वेलकम पेज दिखता है, तो वेलकम पेज में यहाँ से आपका वेलकम व्यू लोड हो रहा है व्यू से। तो आप इस फंक्शन व्यू को कॉल करते हो, और फिर यहाँ पे आप वेलकम वाली इस फाइल को कॉल करते हो। आपको यहाँ पे .blade.php बोलने की जरूरत नहीं होती है, लार्वल ऑटोमेटिकली उस चीज़ को रिजॉल्व कर देता है आपके लिए। और यहाँ पे फंक्शन की जगह आप कंट्रोलर को भी कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपका कंट्रोलर का नेम देखें, जैसे होम कंट्रोलर एट इंडेक्स, इस तरह से आप कंट्रोलर भी कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको व्यू प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम इसके बारे में भी डिटेल में आगे देखेंगे। इसके बाद रूट में भी आपके 4 टाइप से रूट होते हैं। API रूट्स होता है, आपको सारे जो भी API किसी के लिए बनाना है तो API के अंदर लिखेंगे सारे। फिर आपका यहाँ पे वेब रूट्स होता है, API रूट्स होता है, चैनल रूट्स होता है, कंसोल रूट्स होता है। इनके बारे में और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। स्टोरेज में आप जो भी आपको इमेजेस और PDF फाइल जो भी आप सेव करते हैं वो इस स्टोरेज में के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर जाके सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉग्स के अंदर आपका लार्वल का लॉग्स स्टोर होता है, तो कोई भी आपकी एप्लीकेशन में एरर आ रहा है तो आप लॉग के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टोरेज फोल्डर के अंदर आपका इमेजेस एंड ऑल दिस थिंग्स, और उसके साथ साथ आप अपना लॉग्स वगैरह भी स्टोरेज के अंदर होता है। यहाँ पे टेस्ट के अंदर आप अपने यूनिट टेस्टिंग का प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। तो आपको जब भी अपने एप्लीकेशन के लिए टेस्टिंग रिलेटेड चीज़ें लिखनी है तो आप टेस्ट फोल्डर के अंदर लिखेंगे। टेस्ट फोल्डर के बाद अब हम बात कर लेते हैं वेंडर की। तो वेंडर का तो आपको पता ही है, कंपोजर का डिपेंडेंसी मैनेजर आपके लिए वेंडर की डायरेक्टरी क्रिएट करता है, और ये डायरेक्टरी भी गेट इग्नोर होती है। अगर आप गेट इग्नोर के अंदर जाके चेक किए तो आपका वेंडर गेट इग्नोर है, स्टोरेज आपका गेट इग्नोर है, पब्लिक के अंदर का स्टोरेज आपका गेट इग्नोर है, नोड मॉड्यूल फोल्डर गेट इग्नोर है। अभी यहाँ पे नोड मॉड्यूल फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग जब PHP npm इंस्टॉल करेंगे तो आपका नोड मॉड्यूल फोल्डर उस टाइम पे क्रिएट होता है। फिर आर्टिसन जो है, ये लार्वल का आर्टिसन कमांड्स का यूज करने के लिए, जैसे आप कमांड लाइन पे टाइप करोगे
तो जैसे ही आप कमांड लाइन में टाइप करोगे PHP आर्टिसन और फिर कमांड का नाम, तो इसके लिए ये आर्टिसन यहाँ पे यूज़ होता है। इसके बाद है आपका कंपोज़र। तो कंपोज़र तो आपको पता ही है, PHP का डिपेंडेंसी मैनेजर है। यहाँ पे देखिए लारल फ्रेमवर्क का वर्जन 7.2 यूज़ हो रहा है, और ये सब आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये सब आपके डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट्स है। यूनिट PHP यूनिट हो गया, तो फेकर हो गया। सिमिलरली पैकेज डॉट जेसन जो है आपका जावास्क्रिप्ट के डिपेंडेंसीज के लिए पैकेज मैनेजर होता है, जैसे कंपोजर डॉट जेसन PHP के लिए होता है। वेबपैक मिक्स की तो हम बात कर ही चुके हैं। तो यही था गाइस बेसिकली लारल का फोल्डर स्ट्रक्चर, और इसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको सबके बारे में इंट्रो दिया है, ताकि आपको बस थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीज़ें कहाँ पे और किस लिए हैं। तो इसके बाद हम इन सबको डिटेल में देखेंगे ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।